तो दफ्तर में एक दिन काम कर रहे थे तो GLR शर्मा वो रेडियो आर्टिस्ट था। वो आया हमारे कमरे में। जब आया सब ने उसको चरण वंदना किसी ने किया, किसी ने कुछ किया, मैंने उसे कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तो वो कहने लगा ये शिवकार जो है इनको गवर्नमेंट की मोहर लगी है, इनको गवर्नमेंट की मोहर लगी है। तो आता जाता इन्हें कुछ नहीं। मैंने कहा जी आता जाता नहीं तो हम कैसे लगे, तेरे से ज़्यादा काम करते हैं। मतलब ऑफिसों में भी जातिवाद होता था? हाँ जाति था। उसने कहा और बुटवाल याद रखना, जब आप उसके जज के सामने जाओ तो उस जज को यही कहना, जज साहब आई एम नॉट ए लायर, नॉट बी पार्ट ऑफ लॉ, नॉट एडवोकेट, आई कैन नॉट गिव यू पॉइंट वाइज reply. First listen to me, after which you can give you decision which you can. कहता हूँ मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए तो दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। क्या बात है जी। बहुजन समाज का जम्मू कश्मीर में संघर्ष किस तरीके से हुआ और बहुजन समाज को किस किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा, शायद अब की पीढ़ी उसे भूल चुकी है। लेकिन वो पीढ़ी, जिस पीढ़ी ने पानी तक पीने के लिए संघर्ष किया, जिस पीढ़ी ने पढ़ने के लिए संघर्ष किया, और पढ़ाई कैसे की होगी ये सब तो आप समझ सकते हैं। मेरे साथ BC नंदा हैं। नंदा साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। पहला मेरा ये सवाल है कि बहुजन समाज के लिए आज भी संघर्षमय ज़िंदगी है, और आप जिस समय की बात कर रहे हैं, जब आपका बचपन और आपका संघर्ष का जो समय था बहुजन समाज के लिए, उस समय के हालात कैसे थे, कुछ अपने बारे में बताइए। सर साहब, मेरा जन्म 1848 हो है। तो अजे छोटे गए हैं, छोटे बच्चे जो स्कूल च पढ़ते हैं, साढ़े फादर साहब जोड़े हैं वो कोई 25-30 पिंडों के नंबरदार हैं। अगर हम ये बात हिंदी में करें ताकि देश विदेश या फिर दूसरे राज्यों में जो लोग हैं वो आपको सुन पाए। हमारे फादर साहब 20-25 गाँव के नंबरदार थे। तो उनको ये शौक था, वो आज़ाद हिंद फौज से आए थे, आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने नौकरी की है। तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों को पढ़ाएं। तो हमें पढ़ने के लिए, हमारे गांव में स्कूल था नहीं, स्कूल कोडली होता था। तो हम जाते थे कोडली, वहाँ बोरी लेकर, घर से बोरी लेकर जाते थे, और वहाँ जो लड़के पढ़ने वाले थे उनके से थोड़ा पीछे हमें बैठा देते थे, पीछे बोरी हमारी लगती थी। जब हमें कभी प्यास लगती थी तो गड़े तक हम नहीं, गड़े को नहीं पकड़ सकते थे, हमें छब्बे के साथ और वो पानी पिलाते थे, जिससे हमारी बाजू जो सारे भीग जाते थे, कपड़े भीग जाते। तो जब वो सारे बच्चों को पढ़ाते थे तो हमें एक साइड पे होते थे, सोटी से कहते थे कहो अलफ, तो हम अलफ कहते थे। तो फिर बे कहते थे तो बे कहते थे। उर्दू उस टाइम तो उर्दू ही पढ़ाते थे, हिंदी तो थी नहीं। अगर थी भी तो जो किताबें थी वो हिंदी की, उर्दू ही लैंग्वेज उर्दू ही थी, लेकिन लिखी हिंदी में जाती थी। जैसे अदालत को अदालत, आज तो अदालत को न्यायालय कहते हैं, उस टाइम न्यायालय नहीं कहते थे, अदालत ही कहते थे। सब कुछ हिंदी का और उर्दू का एक ही था, पैटर्न एक ही था। पढ़ने के हिसाब से वो कुछ हिंदी पढ़ते थे, कुछ उर्दू पढ़ते थे। हम उर्दू पढ़ते थे। तो इस तरह हमें बोरी लेकर जाते थे। तो फिर अगर कोई हमें पढ़ाना सोटी से, तो जब हमें पता नहीं चले तो हमें इतनी पिटाई करते थे कि ताकि बच्चा जो दूसरे दिन नहीं आए। मतलब इसलिए मारा जाता था कि दूसरे दिन पढ़ने के लिए नहीं आए, पढ़ना छोड़ दे। ऐसे हालात थे। उस टाइम कच्चे मकान होते थे। कई बार हम जाते थे तो हमें मास्टर ये कहते थे जो भाई गारा बनाओ तो इसको लपाई करो। तो वो जो अपर क्लास के लड़के थे उनको तो कहते नहीं थे, लेकिन जो शिवकाश और पसमानदा तबके के लोग थे, उन बच्चे थे, उनको कहते थे भाई ये पानी लाओ, कहानी बनाओ, मिट्टी लगाओ, ये करो वो करो। और सैन में, स्कूल के सैन में जितनी भी मिट्टी लगानी, झाड़ू लगाना दूसरे तरफ, वो सारे शूद्र लड़कों को, बैकवर्ड लड़कों को ही, पसमानदा लड़कों को ही से ही करवाते थे। जब हम सुबह जाते थे तो आप भाई सुबह 8 बजे के बजाय 7 बजे आ जाना। 7 बजे जाना था, हमसे झाड़ू लगवाना, फिर वहाँ से
कोई गंदगी जो है उठाओ जी, ये करो। तो जिस दिन नहीं जाना, कहना तुझे तुझे नंबर कम तो फेल कर देंगे आप नहीं जल्दी आए तो। इस तरह हम बड़ी मुश्किल से जाके पढ़ते थे। तो जाके दूर से मास्टर जी को कहते हैं मास्टर चरण वंदना, दूर से मतलब उनके पाँव को नहीं छू सकते, पाँव को छूने का हमें अधिकार ही नहीं था। ऐसे हालात जम्मू कश्मीर में थे? थे, हम अपनी आँखों से देखे हैं। इस वक्त मैं 76 तकरीबन 80 के करीब हो रहा हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है। और फिर जब कुदरत की अनायत से, कुदरत की मेहरबानी से 47 शोर से पड़ गया, तो हमारे मास्टर नथाराम जी चुकरोई से वो इधर आए। वो इससे पहले मेरा एक सवाल है। हाँ जी। कि जब आपको वो टीचर पढ़ाते थे, आप बता रहे हैं कि वो एक लकड़ी के साथ आपको दिखाते थे कि सोटी के साथ, उसके साथ बताते थे कि यहाँ पर आपको ये पढ़ना है। तो आप देख पाते थे, क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को जनरल कैटेगरी के बच्चों से पीछे बिठाया जाता था। थोड़ा पीछे बिठाया। कैसे देखते थे वो बच्चों के बीच से निकलते थे तो सोटी से कहते थे पढ़ो अलफ, जे पढ़ो बे पढ़ो, तो पढ़ाते थे। तो अगर दूसरे दिन नहीं आता था अक्सर बच्चों को, तो सोटी से पूरे लफ्ज़ को तो टिक नहीं कर सकते थे, उसको टारगेट नहीं कर सकते थे। और बच्चों को कभी पर्ची होती थी, उस टाइम कायदे तो थे नहीं, किताबें तो थी नहीं, पर्ची पे लिखा होता था लब्बे पे टे से जीम से। तो जब वो उस पर्ची पे लिखा होगा पेन से या किसी कलम से, नहीं पता चलेगा तो बच्चे को पता नहीं कि अल्फ को कह रहे हैं या बे को कह रहे हैं, उन्होंने बे को ही अल्फ समझते थे। तो दूसरे दिन इतनी पिटाई करते थे ताकि जब भाग जाए दोबारा पढ़ने नहीं आए। तो आपके साथ जो बच्चे पढ़ते थे उस वक्त, आपके मित्र जो थे, कितने दलित समाज के, पसमानदा समाज के बच्चे थे उस टाइम? हम दलित समाज के 4 लड़के थे हमारे गांव के। एक था विचित्र कुमार जो रविदास कम्युनिटी से है, तो एक था सरदारी लाल जो बुटवाल चंजोत्रा कम्युनिटी से है, वो था। तो हम 4-5 लड़के ही थे इस शेरगढ़ गिदरगढ़िया गांव के। बाकी लड़के बहुत थे, वो अपर कास्ट के ज़्यादा थे, हम कम थे। तो ज़्यादा मार आप लोगों को पड़ती थी? ज़रा मार हमें पड़ती थी, हमें कुछ आता भी था तब भी कहते थे गलत है। मतलब अगर ठीक कहते थे तब भी? हाँ, तब भी। तो कितने लोगों ने, जो आपके साथ जो पढ़ रहे थे आपके मित्र, कितने आगे पढ़ पाए और कितने बीच में ही पढ़ाई छूट गए? मैक्सिमम बीच में ही पढ़ाई छूट गई। कोई 8वीं तो कोई पास करता था, वो भी 8वीं तब पास करना शुरू हुई जब हमारे 47 में जो शोर्स पड़ गया। तो हमारे गांव में मास्टर नथाराम जी आए, तो उन्होंने फिर घर घर से बच्चों को अपने लाकर तो पढ़ाया। उनके पढ़ाने का अंदाज ये था, उस टाइम स्कूल नहीं था। हमारे पिताजी नंबरदार थे 20 गाँव के। उन्होंने कहा मास्टर जी आप इधर बच्चों को पढ़ाओ, तो आपको उसके इब्ज में दान हो गया, गंदम हो गई, मसर हो गए, माँ हो गए, जो सब्जी वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा, तो आप बच्चों को पढ़ाते जाओ। 4 साल वो ऐसे ही पढ़ाते रहे। ऐसे पढ़ते, किसी ने कनक दे देनी, किसी ने जौ दे देने, कोई ऐसे करके 4 साल पढ़ाते रहे। 4 साल के बाद पहला इंस्पेक्टर जो देवदत्त महंगी था, इंस्पेक्टर एजुकेशन, वो आया। तो हमारे फादर साहब ने उससे बात की, जी हमारे बच्चे पढ़ने के शौक रखते हैं तो हमें स्कूल दे दो। तो फिर उसने उस टाइम वो ये स्कूल 5वीं का प्राइमरी बनाया, प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी बनाने के बाद फिर उसके बाद इसको सेंटर स्कूल 6th का बनाया। उसके बाद फिर मिडिल का जब बन गया तो फिर यहाँ मिडिल लड़कों ने पास की, जिसमें से विचित्र डिवीजनल कमिश्नर के दफ्तर से एज क्लास 4 84 ही रिटायर हुए हैं। आज उसके बच्चे अच्छी जगह हैं, कोई दो तो उसके पोतरे 2 जेई हैं। जो अध्यापक थे यहाँ पे हैं, जो टीचर थे यहाँ पे? नहीं, टीचर नहीं थे, वो भी स्टूडेंट ही थे पहले। वो अच्छा, जो आपके साथ पढ़ रहे थे? कोटली पढ़ते थे, वो कोटली पढ़ते थे। तो इस वक्त वो, तो फिर मास्टर जी ने हमारे बच्चों को जब इनको 4 साल के बाद परमानेंट किया, देवदत्त महंगी ने,
देवदत्त महंगी पहला एजुकेशन इंस्पेक्टर आया, उसने इसको परमानेंट किया। जब परमानेंट किया 4 साल की तनख्वाह इसे मिली, 2 रुपये पर मंथ तनख्वाह होती थी, महीने की 2 रुपये तनख्वाह होती थी। फिर इसको 4 साल की तनख्वाह ली। अब उसके बच्चे जो हैं, उसने लोगों को तो पढ़ाया, अपना खानदेव भी पूरा पढ़ा गया। उसने अपने बच्चे, उसके कोई बच्चा जो है, सब बच्चे उसके गेस्टेड ही रिटायर हुए हैं, नॉन गेस्टेड कोई नहीं हुआ है। एक सवाल मैं और जानना चाहता हूँ बीच में कि दोस्तों इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि बहुजन समाज का संघर्ष देखिए, पढ़ना कितना मुश्किल था, किस तरीके से संघर्ष किया है, और एक बहुजन टीचर जब आया तो उसने इन बच्चों की ज़िंदगी कैसे बदली है, वो भी एक कहानी है। आपने पहले कहा शेरगढ़, फिर आपने कहा गिदड़गलियाँ, असली नाम गिदड़गलियाँ। ये वजह क्या थी? ये वजह ये है कि हमारा गांव जो था, राजा हरि सिंह राजे की शिकारगाह होती थी, गाड़ीगढ़ बहुरख, गाड़ीगढ़ रख, वहाँ शिकारगाह होती थी। वहाँ शिकारगाह, वहाँ जंगल झाड़ी था, वहाँ गिदड़ी रहते थे, या खरगोश थे, या कुछ और जानवर रहते थे। तो एक बार एक राजपूत क्षत्रिय राजपूत तहसीलदार था, वो यहाँ शिकार खेलने आ गया। इधर फिर रास्ता था, इधर आ गया वो। जब आ गया तो आगे आगे उसके गिद्दड़। जब हमारे पीर बाबे पर पहुंचा तो वहाँ एक मुसलमान, यहाँ गुज्जर ज्यादा रहते थे, वो एक गुज्जर बैठा था, उसने चारी उक्का डाला था और पी रहा था। उसने कहा भाई ये कौन सा गांव है? उसने कहा ये गांव रामपुरा है। तब रामपुरा था ये? हाँ, पहले सिकंदरपुर, रामपुर, तो पृथ्वीपुर, तो इसका नाम रामपुर था। उसने कहा जी रामपुर। उन्होंने कहा सारा रामपुर कितने ये गलियां हैं, कितने अगे न जा दे। ये तहसीलदार ने और कहा। तहसीलदार ने उस वक्त गिद्दड़ गलियां नाम डाल दिए। उस गिद्दड़ गलियां को बिठाने के लिए हमने फिर NGO बनाई, यूथ वेलफेयर एंड विलेज डेवलपमेंट कमेटी शेरगढ़। उस वक्त फिर हमने अपना नाम शेरगढ़। ये कितनी देर पहले शेरगढ़ आपने किया से? वो मेरे आइडेंटिटी कार्ड से कौन है, फिर भी एक अंदाजा कितने साल हो गए होंगे? ये कोई 15-20 साल हो गए। 15-20 साल पहले। बुरा लगता था ये नाम की, है ना, गिदड़ गलियाँ। तो फिर हमने शेरगढ़ डाला, तो फिर हमने शेरगढ़ रखा। उसकी NGO का मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उसमें इस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन NGO का लिखा है कि हम एटॉमिक एनर्जी तक बना सकते हैं गवर्नमेंट से एड लेकर। तो उस पर मुझे एप्रिसिएशन, DC साहब ने एप्रिसिएशन दी थी, खजान चंद साहब DC, उसने मुझे एप्रिसिएशन दी थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले कौन है। उसने फिर मैं मिला उसको और उसने कहा अच्छा तू लंबड़दार लड़का है? कहने लंबड़दार है। मैं कहा जी हाँ उसी का लड़का हूँ। कहने लगा यार शेरां दे पुत्र शेर के होंगे ने। ये कहा हाँ। उसने कहा वो आज़ाद हिंद से फौज करके फौज में आकर उसने जहाँ 1926 से नंबरदार रहा हो, 1926 से 1966 तक। जब आप पढ़ रहे थे फिर आपने बताया कि वो टीचर आए, उस टीचर को आपके पिताजी ने एक कमरा खोल करके दिया, उन्होंने कहा इन्हें पढ़ाइए। उसके बाद उन्हें 2 रुपये के हिसाब से 4 साल की तनख्वाह मिली। उसके आगे फिर क्या हुआ? फिर जहाँ जब शेर कश्मीर आया तो उसने जहाँ प्राइमरी स्कूल परमानेंट कर गया। परमानेंट कर दिया, ठीक है। प्राइमरी स्कूल जब परमानेंट कर लिया तो फिर गाँव के कुछ लोग ऐसे जुड़ गए जो बहुजन समाज के, जैसे खजान चंद था यहाँ का सरपंच। हाँ, सरपंच खजान चंद को बनाया तो उन्होंने फिर चक्कर लगाकर DC साहब के पास, डिवीजन कमिश्नर के, एजुकेशन मिनिस्टर के पास गए। आखने लगे, कहने लगे जी सारा हमारा सबसे पुराना स्कूल है तो इसको अपग्रेड करो। फिर ये 6th का हो गया, फिर 7th सेंटर स्कूल बना, फिर मिडिल स्कूल बना। जब मिडिल स्कूल बना तो हम बिछना पढ़ते थे। बिछना से कुछ बच्चे हमारे, जैसे नथाराम था, जगदीश था, बलदेव सिंह था, तो कुछ लड़के जो वहाँ से पहले उधर दाखिल हुए, फिर उससे सर्टिफिकेट लेकर यहाँ आकर मिडिल में दाखिल हुए। लेकिन मैं बिछना ही रहा। बिछना रहे। मैंने बिछना 10वीं तक पढ़ता रहा। जब मैंने मिडिल स्टैंडर्ड पास की उस वक्त मेरा नंबर था 12,013 नंबर था। 12,013? हाँ, मिडिल स्टैंडर्ड का। तो जब मैंने 14वीं पोजीशन मिडिल स्टैंडर्ड में लगाई है, जम्मू JNK बोर्ड ऑफ मिडिल स्टैंडर्ड में,
तो फिर मैं नहीं आया, वहाँ रहा। फिर मैंने वहाँ 10वीं का एग्ज़ाम दे दिया। पहले साल जब 10वीं का एग्ज़ाम दिया मैंने तो 564 मार्क्स लिए, 564 मार्क्स लिए। लेकिन मैथमेटिक्स में मुझे 57 मार्क्स आए, 57 मार्क्स आए। 1 मार्क्स से मैं फेल हो गया। दूसरे साल फिर मैंने अप्लाई किया एग्ज़ाम देने के लिए। तो दूसरे साल मैंने सारे, हालांकि मेरे उर्दू के सबसे ज़्यादा नंबर थे, हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा नंबर थे, लेकिन मैथ में मुझे वीकनेस थी। दूसरी बार फिर मैंने एग्ज़ाम दिया तो 58 नंबर आए मेरे मैथ में। तो फिर मैं फेल हो गया। 1 मार्क्स सक्सीड इन 1 ईयर, फिर फेल हो गया। फिर मैंने जब फेल हो गया तो अंडर मैट्रिक ही था, तो मैं त्रिलोचनाथ की वर्कशॉप में कारपोरेशन में काम करने लगा, इलेक्ट्रिशियन का। वहाँ काम करते करते मैंने फार्म एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में फार्म भरा था। लब्बू राम जी होते थे वहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, हमारे बनोटे के। उसके पास गया तो रजिस्टर करवाया, तो ठीक है, रजिस्टर करा के तो आ गया घर पे मैं। तो उधर छुट्टी होती थी, एग्ज़ाम के बाद 6 महीने छुट्टी होती थी जब तक रिजल्ट नहीं निकलता। जून जुलाई में रिजल्ट निकलता तो वो कारपोरेशन में लग गया। जब कारपोरेशन में लग गया तो वहाँ काम करते करते एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से मुझे कॉल आ गई। हम 99 लड़के वहाँ इंटरव्यू देने गए, 89, जिनमें से केला मैं हो गया। तो हालांकि वहाँ DAG होता था, डिप्टी गवर्नर जनरल अकाउंट्स, डिप्टी गवर्नर जनरल DAG खान, AH खान था उसका नाम। उसने कहा नंदा साहब बाबूजी आपको क्या करना है नौकरी, आपने कपड़े में वो वर्दी डाली थी वहाँ कारपोरेशन वाली ही। तनख्वाह कितनी थी वहाँ? कितनी तनख्वाह थी वहाँ? तनख्वाह मुझे उस वक्त 30 रुपये मिलती थी। 30 रुपये तनख्वाह थी। ये किस सन में था? किस सन में आप नौकरी कर रहे थे वहाँ? ये है 63-64 की बात है। 63-64 की। हाँ, 30 रुपये मिलते थे वहाँ कारपोरेशन में। कहने लगे आपको क्या जरूरत है जहाँ चपरासी बन के, आप अच्छे कारीगर हैं, टेक्निकल हैंड हैं, ठीक है, बस जहाँ काम करो। मैं कह जी मुझे शौक है मुलाजमत करने की। जब ऐसी बात होगी तो हमने इंटरव्यू, उसने मुझे अखबार की हिंदी के, क्योंकि मैंने उर्दू पढ़ी थी, उसने हिंदी के अखबार बताई करो पढ़ो। मैंने पढ़ी, क्योंकि हिंदी मुझे इतनी तो आती नहीं थी, फिर भी उर्दू के साथ हिंदी थोड़ी थोड़ी जानते थे। हमारे जब ट्रांसलेशन होता था उसके भी आगे हिंदी होती थी, ट्रांसलेशन के आगे भी ग्रामर जो थी उसके आगे भी हिंदी में और उर्दू में लफ्ज़ के मतलब बताए जाते थे। तो जानते थे, थोड़ी थोड़ी पढ़ी मैंने। पढ़ी, बाद में उन्होंने इंग्लिश की मुझे अखबार पढ़ाई, वो मैं इंग्लिश की अखबार पढ़ी। तो फिर मुझे सिलेक्शन होगी वहाँ। मैं चपरासी क्लास 4 सेलेक्ट हुआ। किस किस विभाग में? हाँ जी, 1969 में। किस विभाग में गए थे आप? हाँ जी, किस डिपार्टमेंट में? अकाउंटेंट जनरल AG ऑफिस में। AG ऑफिस में। अंडर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG ऑफ इंडिया के अंदर है AG अकाउंटेंट जनरल। तो मैं वहाँ चपरासी भर्ती हो गया। उसके बाद फिर हमें उर्दू जो पढ़ने वाले थे उनको हिंदी जरूरी रखते थे, कहते जो हिंदी जरूरी है। तो हमें सेंटर से, दिल्ली से प्रोफेसर आता था पढ़ाने इधर हिंदी। हम जाते थे रेडियो कश्मीर जम्मू पढ़ने, उधर रेडियो कश्मीर जम्मू में प्रोफेसर आता था, वो हमें पढ़ाता था, हम उधर पढ़ने जाते थे। वो उन्होंने फिर हमें हिंदी पढ़ाई। जब हिंदी का एग्ज़ाम होने लगा तो मुझे कहने लगा प्रोफेसर कि आप प्रवीण दे दो 5th का। मैंने कहा मैं मैट्रिक को फेल हूँ तो मैं 5th कैसे करना है, लोग आगे जाते हैं मैं पीछे क्यों जाऊँ। वो बड़ा हंसा, वो बड़ी उसने मजाकिया हाथ से तो अच्छी बात को है, लोग आगे जाते हैं तो कहते पीछे रिवर्स गाड़ी थोड़ी चलती है, गाड़ी आगे को चलती है। तो फिर मैंने कहा नहीं मैं प्रवीण दूंगा, मैट्रिक एक्विवेलेंट टू मैट्रिक है वो। उसका एग्ज़ाम दिया। मैं सिर्फ नार्दर्न कमांड का, नार्दर्न एरिया का, नार्दर्न जोन का केला बच्चा था, बाकी सारे साउदर्न, ईस्टर्न, केरला के, तमिलनाडु के उधर के थे। जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो
मैं पास हो गया। तो पास होकर मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली, मैं प्रेसिडेंट अवार्ड हूँ। आज भी मेरे पास प्रेसिडेंट का वो डिग्री अवार्ड है, मेरे पास सबूत है। तो फिर मुझे जब मैंने वो किया, वो एक्विलेंट टू मैट्रिक होता था, फिर मैंने DCT पास की, एज क्लास 4 DCT पास करके क्लर्क बना मैं। नहीं, DCT जब पास की थी तो कुछ स्पीड बीच में मुझे दफ्तरी बना दिया, अपग्रेड करने के लिए दफ्तरी बना दिया। दफ्तरी के बाद फिर मैंने DCT पास की तो फिर मैं क्लर्क बना। 1964 में मैं क्लर्क बना और 1974 में फिर मुझे शौक था पढ़ने का। मैंने क्या किया कि दोबारा बिश्नाथ स्कूल में आकर प्राइवेट एग्ज़ाम दिया। तो फिर मैंने पास की, मैट्रिक पास की। अच्छा, दोबारा एग्जाम दिया। हाँ, तो फिर मैंने मैट्रिक में 14वीं पोजीशन मारी, JNK बोर्ड से 14वीं पोजीशन मारी है। 8th में नौकरी भी कर रहे थे, पढ़ भी रहे थे। पढ़ भी रहे थे। वो तो कैसे होता था उस वक्त, क्योंकि लाइट का किस तरीके से बंदोबस्त था, नौकरी भी करनी है। जब हम पढ़ते थे, हम घर में दिया जलाते थे, ऊपर कच्चा मकान था, वो बरगे डाले होते थे, लकड़ी डाली होती थी, लटाने डाली होती थी। तो ड्यूंट पर दीवा रखना, इधर दीवा रख के तो उधर पढ़ना। जब पढ़ना सुबह जाना तो मिट्टी का तेल होता था, नाक मुंह काले हो जाते थे। जब काले हो जाते थे तो अब रात को उस टाइम छोटे बाल लंबे लंबे होते थे, क्योंकि गर्मी के मौसम जब इम्तिहान मार्च में होते थे तो गर्मी होती थी, तो हमारे बड़े बड़े लंबे बाल होते थे। एक रस्सी लेकर ऊपर बरगे में बांध देनी, ताकि जब नींद आ जाती थी तो जब नींद का झटका लगता था तो वो सिर बोधी पुटोती थी, तो हम उठ करते थे। मतलब बाल को बांध देते थे कि नींद अगर आए तो सोए ना। तो इस तरह हम पढ़े हैं। तो पैदल यहाँ से 3.5 किलोमीटर है, साढ़े पिछले आधे ट्रैक वो है 3.5 वो जरा 4.5 किलोमीटर का होंगे। 4.5 किलोमीटर ही हम जब जाते थे तो उधर घंटी बजती थी, नहर से हम भागते थे, वहाँ चले जाते थे दूसरी घंटी बजने तक। ये पहली घंटी जब बजती थी सुनते थे, तो फिर भाग कर बिश्नाथ जाते थे। 4.5 किलोमीटर जाते थे, 4.5 किलोमीटर आते थे। तो इतना कष्ट से हम पढ़े थे। हम उसके बाद जब मैट्रिक पास की मैंने, मैट्रिक पास करने के बावजूद मुझे शौक था पढ़ने का। मैंने क्या किया, घर पे आया तो अपना बड़ा भाई वो वेटरनरी असिस्टेंट था, उस टाइम लाइव असिस्टेंट की उसने ट्रेनिंग की थी, वेटरनरी इधर लाइव असिस्टेंट की, स्टाफ असिस्टेंट की, जीवटा की। तो उसको मैंने कहा, यार बात सुनो, चुनी लाल इधर पढ़ाता है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वो एजेंट है, तो मास्टर है चुनी लाल है छन्नी में पढ़ाता है, चलो हम भी जाते दाखिल हो जाते हैं, चलो पास कर लेंगे। वो कहता मेरा सोने का हाथ बना, वो टीके लगाते थे ना डंगरों को, कहता मेरा सोने का हाथ बना, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की, मतलब पढ़ना नहीं है। वो 10वीं भी रहा, लेकिन फिर भी वो वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन ही रिटायर हुआ, गेस्ट ही रिटायर हुआ। तो मैंने फिर उधर जाते थे पढ़ने, मैं और अल्लाह रखा है सौड़े का, उसने मेरे साथ पढ़ता था। मैंने दीवे मायर की, उसने दीवे कामल की, गुजर है अल्लाह रखा, उसने दीवे कामल की। और फिर वो बिश्नाथ में उर्दू टीचर लगा, उर्दू टीचर लगा तो मैं इधर भर्ती हो गया। फिर वहाँ से छुट्टी करनी दफ्तर से तो जाना छन्नी, पहले उससे पढ़ना, पढ़ के फिर मैंने दीवे मायर की, दीवे मायर की, उसके बाद फिर दीवे कामल की, दीवे कामल करके तो फिर मैंने उसके लिए एक्विलेंट MA के लिए मुझे लिटरेचर पास करना पड़ा। लिटरेचर पास करके फिर मैंने MA उर्दू की। फिर मुझे जब MA उर्दू की तो दफ्तर में एक दिन काम कर रहे थे, तो GLR शर्मा रेडियो आर्टिस्ट था, वो आया हमारे कमरे में। जब आया सब ने उसको चन्न वंदना किसी ने किया, किसी ने कुछ किया, मैंने उसे कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तो वो कहने लगा, ये शिवका जो है इनको गवर्नमेंट की मोहर लगी है, इनको गवर्नमेंट की मोहर लगी है।
तो आता जाता नहीं कुछ नहीं। मैं कहा जी आता जाता नहीं तो हम कैसे लगे, तेरे से ज़्यादा काम करते हैं। मतलब ऑफिसों में भी जातिवाद होता था? हाँ जाती था। उसने कहा ओ बुटवाला। हम्म, मैंने कहा मैं बुटवाल नहीं हूँ, मैं कोई बुटवाल थोड़ा हूँ, मैं चौहान हूँ, हम्म, मैं नंदन हूँ, चौहान हूँ, हम्म, मैं बुटवाल नहीं हूँ। फिर उसे कहा, फिर उससे बात जब चली तो कहता पढ़ते पुरते हो नहीं तो आपको मोर लगी है, आप लग जाते हो। वो भी मतलब क्लर्क था। आरक्षण के साथ इतनी हाँ नफरत ये लोग करते थे जो सदियों से हाँ। आरक्षण लेकर के बैठे। इवन धन दफ्तरों में भी करते थे। अच्छा, ऑफिसों में भी होता था? अच्छा ऑफिसों में भी होता था, लेकिन पता किसी को नहीं था कि इसके खिलाफ एक्शन हो जाता है। जब उसने मुझे ऐसा कहा तो हमारे जो डीआईजी थे वो रिटायर होके BR खरनार आए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मोहार थे वो आए थे। इसने क्या किया, जब ऐसे किया तो मैंने किताब निकाली तो उसमें सिविल राइट एक्ट के मुताबिक आर्टिकल क्लास 2 के मुताबिक मैंने लिख कर दे दिया खैरनार को कि इसने मुझे यहाँ जातिवाद के मुताबिक मुझे बुटवाल कहा है, ये नहीं कह सकता था। मैं भी वही टाइप कर रहा हूँ, ये भी वही टाइप कर रहा है, क्लर्क है ये भी, मैं भी क्लर्क हूँ। तो उसके मुताबिक उसने उसको टर्मिनेट कर दिया। उसने सिविल राइट एक्ट के मुताबिक उसको टर्मिनेट कर दिया। जब उसको GLR शर्मा को टर्मिनेट कर दिया, वो घर पे गया तो अपने बाप को कहने लगा भाई आप जल्दी बड़े आगे हो। तो वो जो उसका बाप था मेरे फादर साहब का, आपस में अच्छा क्लोज था, क्योंकि हमारे जो ननियाल थे उसी साइड के थे, फुतवाल में, बानेचक फुतवाल में। तो वो उनको आपस में वाकफी थी। तो उसने जाकर बताया, उसने कहा कौन था वो? उसने कहा जी कोई बुटवाल है। कहने लगा फिर वो गैना लंबर का लड़का होगा। वो उसने पुरानी हिस्ट्री बताई, क्योंकि जब गंगाराम नायब तहसीलदार बन के बंदोबस्त करने आया था इधर, तो नंबरदारों को बुलाया था, तो ये 12-20 गाँव का नंबरदार था, ये गया, इसने आपके पिताजी? हाँ, इसने घोड़ा उधर खड़ा की, घोड़ी बांधी, तो वहाँ चारपाई लगी थी, उस पर बैठ गया, चादर पड़ी थी, चार पर बैठ गया। क्योंकि जो ये आज़ाद हिंद फौज में भर्ती था, ये तो क्षमता नहीं थे। दूसरा हम बॉर्डर के रहने वाले थे, सामदू के, जहाँ पाकिस्तान से आता था जो भी कुछ आता था वह चुंगी काटते थे उसकी। हमारे दादाजी जो थे, परदादाजी, कान्हा था उनका नाम, वो थे एक्साइज दरोगा। अच्छा, वो एक्साइज दरोगा थे, एक्साइज इंस्पेक्टर थे वो? दरोगा तो कहते सिपाही एक्साइज गार्ड। अच्छा, दरोगा से कहते हैं। तो वो थे। तो उसने, हमारे पिताजी जब वह बैठ गए तो इतनी देर साधु पंत, इसका जियालाल का फादर साधु पंत आ गया। वो गंगाराम नायब तहसीलदार था इसका, पंडित सज्जू भगत का जो डॉक्टर मिनिस्टर रही है मेडिकल, उसका फादर, ब्रदर है जब फादर है मुझे याद नहीं रहा है, तो वो था। जब वो कहने लगे इधर तहसीलदार साहब इधर की करना पइए जिथे बेग चमैर बुटवाल चादर से बैठे थे। ये किसने कहा? उसने, साधु पंता ने, जो जियालाल शर्मा के फादर थे, पिता थे। हाँ। तो जब ऐसी बात कही तो बापू कहने लगे, मेरा पिताजी कहने लगे अगर तुझे चादर अच्छी नहीं लगती, बैठ नहीं सकते, तो फिर तुझे लम्बे पाए इस पर। तो उसने फिर कहा भाई वो गैना नंबरदार का ही लड़का होगा, बुटवाल है वो, कहाँ का, गिरगढ़ी का। उसने कहा वो ही होगा, उसको कहना तेरा चाचा अंकल बुला रहा है। नहीं, आपने जब फिर उनके पिता ने बुलाया जिसके साथ आपका, फिर उसने खाना खिलाया, सब कुछ आया, तो फिर कहने लगा बेटा बात सुन मेरी, मैं तो बुजुर्ग हूँ, तो एक बात करो, किसी की नौकरी को दिलाना चाहिए, तो इसकी नौकरी ले गया। मैं नहीं ले गया, ये खुद ले गया, इसने मुझे ये बात कही, दफ्तर में जातिवाद नहीं होना चाहिए। तो फिर उसने, वो मेरे बाद में रिटायर हुआ है, तो फिर भी। अच्छा, आपने MAA की? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद मैं उर्दू की MA की। बाद में क्या की कि मैंने कॉरेस्पॉन्डेंट युवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से MA इंग्लिश की, क्योंकि क्वालिफिकेशन मुझे GLR की जो बातें थी वो खा गई जी, मुझे लग गई कि आदमी क्या नहीं कर सकता। मतलब उसने जब खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है।
तो इसका इसलिए फिर मैंने कोशिश की। मतलब उसने जो आपको ऑफिस के अंदर कहा, जाति के आधार पर आपको प्रताड़ित किया, वो चीज आपने इस कदर अपना ली, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे अब इतना पढ़ना उसके बाद फिर मैंने अपने ही ऑफिस में शिव का यूनियन बनाई और उस शिव का यूनियन का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। जब प्रेसिडेंट था तो प्रेसिडेंट होने के बावजूद क्या हो गया कि हमारे दफ्तर में अपॉइंटमेंट आ गई। पंजाब के काफ़ी लड़के थे, उसमें कोई 200 सीटें थी जो शिव कास्ट की थी। लेकिन जब इंटरव्यू हो गया तो इंटरव्यू में उन्होंने क्या किया, जो बच्चे शिव का मेरिट में आए उनको अपॉइंट कर लिया, तो जो मेरिट वाले बच्चे उठा लिए, बेसिकली जिनको रिजर्वेशन देती है उनको नहीं देती। उस बेस पे फिर मैंने एज आइटर, जब हमारी बाइफिकेशन हुई तो उन्होंने क्या किया, कुछ बंदे आइटर जो थे उनको अकाउंटेंट में अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ अकाउंट वाले के जो थे वो ऑडिट में, जिनकी अप्रोच थी वो ऑडिट में चले गए। तो बेसिकली उसमें सर्विस का सीनियरिटी थी वो हमारी ज़्यादा थी। तो जब ज़्यादा थी तो उस वक्त उन्होंने हमारे लड़कों को पॉइंट नहीं किया। जब नहीं पॉइंट किया तो हमने रिजर्वेशन एज पर रोस्टर हमें रिजर्वेशन नहीं दे दी। जब रिजर्वेशन नहीं दे दी तो हमें उस वक्त ये जो पैंथर पार्टी का भीम सिंह है उससे मेरी अच्छी बनती थी। मैंने उसको अप्रोच किया तो हम कोर्ट में चले गए। कोर्ट में उसके लिए हमने अर्जेंटमेंट की। जब अर्जेंटमेंट की तो जिस दिन हमारी थी लास्ट फैसले की डेट, जिस दिन डिसीजन देना था, उस दिन वकील जो तो एडवोकेट थे सब के सब स्ट्राइक पर थे। तो मैं गया भीम सिंह के पास, मैं क्या भीम सिंह जी आज हमारे कोर्ट की लास्ट डिसीजन हाई कोर्ट में, तो आप भी चलो। कहने लगा भाई हमारी स्ट्राइक है, मैं नहीं जा सकता हूँ। वैसे तुझे किताबें उसने किया, उन्होंने मुझे फ्लैग कर दिया कि ये कुछ करना है। लेकिन एक बात याद रखना, जब आप उसके जज के सामने जाओ तो उस जज को यही कहना, जज साहब आई एम नॉट ए लायर, not be a part of law, not a advocate. I cannot give you point wise reply. First listen to me, after which you can give you decision which you can. हैं? तो इस तरह की बात हुई तो मैंने सारी उसने फ्लैग जब किया, मैं तो जज साहब के 5 रुपए के, उस टाइम 5 रुपए का वो भरते थे, 5 रुपए का एल्फी बयान दिया तो सोयल पिटीशन बन के मैंने केस लड़ा। जब मैंने केस लड़ा तो केस जो है हमारे हक में, मेरे हक में हो गया। वो हमारे दफ्तर में भी उसका नोटिस लगा के बीसी नंदे ने भाई ये केस जीत लिया है। तो उससे फिर जितने भी आज भी शिव कास्ट लड़के एजी ऑफिस में हैं तकरीबन उस टाइम के भर्ती हुए हैं। उस टाइम फिर उन्होंने जितनी पोस्टें उतनी पोस्टें फिलअप की। तो फिर उसके बाद हमने एसोसिएशन बनाई, जनरल एसोसिएशन, उसका मैं प्रेसिडेंट रहा। प्रेसिडेंट के बाद फिर मैं हमने टीयूसी बनाई। टीयूसी में जिसमें डिफेंस एमईएस भी थी, एलआईसी भी थी, बैंक भी थे, सब के थे। तो उसमें टीयूसी का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। जब प्रेसिडेंट था तो एक हम रैली निकाल रहे थे और रैली से यूं ही पता चला, तो करते करते बात किसी मीडिया वाले ने दे दी तो कांशीराम के पास पहुंच गई। जो वर्किंग क्लास है, शूद्र जो है, बैकवर्ड है, जो असली देश का वही नींव है। देश को चलाने वाला शिव कास्ट, बैकवर्ड एंड मिनॉरिटी ही है, क्योंकि जितनी सबसे ज़्यादा दयानतदार और मेहनतकश और किसी के वफादार हैं वो यही समाज के लोग हैं। हाँ जी। आज मैं शेरगढ़ गांव में हूँ। शेरगढ़ गांव के बीसी नंदा जी से हमने आप सबको रूबरू कराया और आपको वो कहानी बताई कि दलितों की हिस्ट्री क्या है और दलित कैसे लड़कर के अपने हक लेते रहे हैं और MAA तक की कहानी क्या है। इस इलाके में 90% पॉपुलेशन बहुजन समाज की है और बड़ी कहानी ये है कि
सब पढ़े लिखे हैं, इस गांव के सब लोग पढ़े लिखे हैं। ये कहानी आपको आगे बताएंगे, रोचक कहानी है कि कैसे ये सारे गांव के बच्चे पढ़ लिख गए और हर एक घर का बहुजन बच्चा नौकरी कर रहा था। ये सारी कहानी अगले एपिसोड में बताएंगे। इस एपिसोड में जो आपको बताया है कि कैसे बीसी नंदा को किसी ने टॉन्ट किया उनके ऑफिस में और उस टॉन्ट को उन्होंने एज ए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और MMA तक कर डाली। ये कहानी बीसी नंदा की इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको अगली कहानी बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।